कोविड के बाद पोस्टल कोविड जो पेशेंट्स को परेशानियां आ जाती हैं, हम जानते हैं कि हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी है, खून का थक्का जमता है और वो हार्ट अटैक की परिस्थिति पैदा कर देता है। तो कई बार स्वस्थ होने के बाद भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के कारण चले गए, ये मामले बढ़े। ब्लैक फंगस के बारे में हम सब लोग जानकारी सबको है, वो भी भयानक स्थिति है, कई लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो हम कोविड के पेशेंट के इलाज की चर्चा तो करें, आफ्टर ट्रीटमेंट अगर वो स्वस्थ होता तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उनका मुकाबला हम कैसे करें, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या बाकी जो दिक्कतें खड़ी हो रही है, उसके बारे में आप जानते हैं, मुझे विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो मेरे दिमाग में है, ये चर्चा बहुत हो रही है कि थर्ड वेव आई, उसका असर बच्चों पर ज्यादा हो, सुनिश्चित कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस की अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको पांचों पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वही संपन्न कर सकें, क्योंकि इसमें हर कहीं हम इलाज नहीं कर सकते, इसलिए जिला अस्पताल या बाकी को छोड़ के मुझे लगता है ये 5 सेंटर हम बनाएं जहाँ ब्लैक फंगस के पेशेंट्स का हम ठीक से विशेषज्ञों के द्वारा इलाज करा पाएं। लेकिन बाकी भी जो कॉम्प्लिकेशन है उनको ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और थर्ड वेव के लिए ऑक्सीजन बेड हम बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बेड हम बढ़ा रहे हैं, स्टाफ हम बढ़ा रहे हैं, जो सामान्य चीजें हम कर रहे हैं, उपकरण हम बढ़ा रहे हैं, उसके विवरण में मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर हमको ये लगता है कि ये तैयारी अभी से हमको करके रखना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये महामारी आप भी जानते हैं, ये वायरस तो रहेगा। अभी हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू है, तो लॉकडाउन की स्थिति है, तो संक्रमण की चेन टूट रही है, तो पेशेंट घट रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिहेवियर हमारा कैसा चाहिए उस पर भी हमको विचार करना, क्योंकि एक सीमा है इसकी। अब हमको ओपन भी करना पड़ेगा, खोलना भी पड़ेगा चीजें। तो कोविड नियंत्रण के लिए जान के साथ साथ जहान बचाते हुए उपयुक्त व्यवहार, आदतें, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो स्थायी रूप से आम जन के जीवन में हम कैसे लाएं, इस पे हमें विचार करना है। कोविड-19 के प्रबंधन में समाज की सहभागिता हमने की है, लेकिन ये परमानेंट बने, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली ये बीमारी है। तो सहकारिता बढ़ाने के लिए कुछ और आइडियाज हो, किन किन चीज़ों में जोड़ा जा सकता, आम जन को या कोरोना वॉलंटियर्स को अलग अलग, उस पर हम लोग विचार करें। निजी और शासकीय अस्पतालों के मैनेजमेंट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, एक विषय है, क्योंकि आज भी मैं नहीं कहता कि कोई आइडियल व्यवस्था, अभी भी मैनेजमेंट में कमी है, और क्या क्या हमको करना चाहिए। फिर प्रिवेंशन के लिए हम और नीतिगत इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, उस पर हमको विचार करना है। नागरिकों को वो बीमारी ना हो, स्वस्थ जीवनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले कौन कौन से कदम हो सकते हैं, एक इलाज है, एक बीमारी ना हो, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, बीमारी के पहले अगर लें, काढ़ा जैसी चीजें, कई अनेकों प्रकार के, फिर योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, इस तरह की भी कई तरह की चीजें जो सहायक हो सकती हो, उन पर हम विचार करके लोगों को एजुकेट कर सकें, वो कितनी प्रासंगिक है और उनका किस सीमा तक हमको प्रसार करना चाहिए। ये कुछ विषय है मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थितियों का सामना करते हुए हम इन विषयों पर चर्चा करके और मध्य प्रदेश आदर्श रूप से
न केवल कोविड नियंत्रण करें, बल्कि हम व्यवहार और आचरण भी अपनी जनता का ऐसा बनाए कि जिससे इस महामारी से हम निपटते रहें। और बाकी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर विचार करके जीवन पद्धति में उनको जोड़ने की कोशिश करें, अस्पतालों के प्रबंधन में जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए ये आवश्यक बैठक बुलाई है। मुझे लगता है कि आप सबके उपयोगी सुझाव इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगे और इसके आधार पर हम अपने आगे की रणनीति तय करेंगे।